हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने 1857 से 1885 तक के इवेंट को हमने देखा था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट के बाद कौन कौन से आगे के इवेंट हुए और मेनली इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद एक नया हमारा मॉडरेट फेज एक स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए इंडियन 1885 तक हमने देख लिया था। 1885 में एक लैंडमार्क इंसिडेंट होता है। वो क्या होता है? वो होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट होता है। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो एक अंग्रेज रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे, एओ ह्यूम। ठीक है, उनके हेल्प से ये एक एस्टेब्लिशमेंट करा गया जिसको हमने कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये हुआ कब था? ये हुआ था दिसंबर 1885 में। ठीक है, और उसके बाद ये कहाँ? ये बॉम्बे में हुआ था। अब इसके पीछे कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि इसके पहले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम का एक एसोसिएशन हमारा था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब वो कॉन्फ्रेंस क्या था? देखिए ये मैंने नोट्स बनाया है उसका संक्षिप्त में, समरी में। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसको लीड करे थे सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो कांग्रेस के बनने के पहले दो बार ये मिले थे, 1883 में और 1885 में। एक दो इम्पॉर्टेंट सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब एस्टेब्लिश हुआ था और उसके कौन कौन से दो मेजर सेशन थे कांग्रेस बनने के पहले। तो 1883 और 1885 दो थे, और इन्हीं दो सेशन के बाद ये डिसाइड किया गया कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन करेंगे। वो था इंडियन 1885 में। ठीक है, ग्वालियर टैंक, बॉम्बे। ना ये तो हुआ बनने की बात। अब बनने के बाद हुआ क्या था कि उस सेशन में 72 डेलीगेट्स थे। जो पहला सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें 72 डेलीगेट्स भाग लिए थे, और उसमें पहले जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो थे उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक है, और भी अलग अलग उसमें इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे। तो अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि कांग्रेस बनने के बाद 1890 में कादम्बिनी गांगुली जो पहली वुमेन ग्रेजुएट थी ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी जिन्होंने कांग्रेस सेशन को एड्रेस किया था। अब ऐसे भी हिस्ट्री में जहाँ भी फीमेल का रोल आता है, महिलाओं का रोल आता है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है नोट करने के लिए। तो 1890 याद रखिएगा, कादम्बिनी गांगुली ने पहली वुमेन ग्रेजुएट थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जिन्होंने कांग्रेस सेशन को एड्रेस किया था। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारा स्टार्टिंग की बात कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। अब ये INC बनने के बाद उनका मेन एम क्या था? अगर हम उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो उनका ये था कि वो एक डेमोक्रेटिक एंड एक नेशनलिस्ट मूवमेंट को लीड करना चाहते थे। एक ऐसा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट को रखा जाए और वो पॉलिटिसाइज एंड पॉलिटिकली एजुकेट कर सकें पीपुल को। ये इनका मेन एम था। बाकी और तो अलग अलग था, लेकिन मेन एम इनका ये था। क्लियर है? अब उसके बाद कुछ इसमें विवाद आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कुछ लोग सेफ्टी वाल्व की तरह कहते हैं, देख रहे हो आप यहाँ पे सेफ्टी वाल्व की तरह, और कुछ लोग लाइटनिंग कंडक्टर की तरह इसे कहते हैं। ये स्टेटमेंट तो कई बार एग्जाम में आता है कि सेफ्टी वाल्व किसने कहा कांग्रेस को और लाइटनिंग कंडक्टर किसने कहा। देखिए अलग अलग हिस्टोरियंस का ये मानना है, और ख़ासकर इनका जैसे एओ ह्यूम जिनके हेल्प से कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो एओ ह्यूम के अनुसार कांग्रेस एक सेफ्टी वाल्व था। कैसे? तो उन्होंने लॉर्ड डफरिन, उस समय जो हमारे वायसराय थे वो तो लॉर्ड डफरिन 1885 में, उन्होंने कन्विंस किया, एओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन को कन्विंस किया कि कांग्रेस को बनने दिया जाए। जो जनरल डिसकंटेंट है ना, असंतोष की भावना है ना लोगों में, वो इसके माध्यम से थोड़ा कम होगा। तो आप अपना काम भी कर सकते हो और लोगों का गुस्सा भी नहीं झेलना पड़ेगा। इसलिए सेफ्टी वाल्व था अकॉर्डिंग टू एओ ह्यूम। लेकिन हमारे इंडियन हिस्टोरियंस क्या सोचते थे? उनके अनुसार ये एक सेफ्टी वाल्व नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां लोग एक नेशनल लेवल पे अपने बातों को रख सकते थे। उनको एक प्लेटफॉर्म मिला अपने बातों को शेयर करने का। ठीक है, और बिपिन चंद्रा के अनुसार उनकी जो ओपिनियन थी, उनके मुताबिक उन्होंने बोला कि ये जो एओ ह्यूम थे ना, उनको कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने
लाइट कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया, लाइटनिंग कंडक्टर की तरह इस्तेमाल किया। यानी कि कैटलिस्ट क्या होता है, बिना रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है। उसी तरीके से लाइटनिंग कंडक्टर था एओ ह्यूम का ये लीड लेना हमारे आईएनसी का फॉर्मेशन में, जिससे कि हम बिना ब्रिटिश सिस्टम को अपोज किए ज़्यादा और ना ही ब्रिटिश हमें अपोज किए हुए हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में कामयाब हुए, जो कि आगे चल के काफ़ी इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बना। ठीक है, ये तो हुआ हमारा आईएनसी की बात अलग अलग। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, क्लियर है। अब आगे देखते हैं इसमें कि 1885 से 1905 ये हमारा होता है, कहलाता है मॉडरेट फेज। अब मॉडरेट फेज क्या होता है, मॉडरेट फेज यानी कि उस समय के जो लीडर्स थे वो उतने एग्रेसिव नहीं थे, बहुत ही लिबरल और ज़्यादा एग्रेसिवनेस में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें मॉडरेट्स का, तो मॉडरेट्स का जो मेथड था वो मेथड क्या था, कैसे वो अपने काम को करवाते थे, उनका आइडियोलॉजी क्या था। तो बेसिकली जो मेथड जो उनके स्ट्रीम मॉडरेट्स थे, उनका जो मेन था वो लिबरलिज्म था और मॉडरेशन था, यानी कि वो लिबरल थे, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे। वो विश्वास रखते थे कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन में। ठीक है, यानी कि संविधान के तहत हम चलेंगे, पटिशन करेंगे, रिजोल्यूशन करेंगे, मीटिंग लाएंगे, मीटिंग में कुछ बिल पास करेंगे, मतलब पीसफुली हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे सारी चीज़ों को। और उन्होंने 2 प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी अपनाया था मॉडरेट्स ने। देखिए ये सब ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये सब टॉपिक। ठीक है, तो मेथड्स में अगर हम मॉडरेट्स के मेथड्स की बात करें तो ये सब हो गया। और 2 प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाया था मॉडरेट्स का, ये पूछता है और ये आपको एग्जाम्स में लिखने होंगे पॉइंट्स में, आंसर राइटिंग में, कि 2 प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी क्या था। पहला ये है कि क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन। जितने भी हमारे लोग हैं ना पब्लिक, उनमें एक पब्लिक ओपिनियन ये लाना, एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को अराउज करना कि हम सब एक हैं, वो उनका टारगेट था। और दूसरा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कन्विंस करना रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, इस चीज़ के लिए उन्होंने ब्रिटिश कमेटी बनाया था इन लंदन 1899 में। तो ये पूछता है कि ब्रिटिश कमेटी कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो 1899 में हुआ था। और वो कहाँ हुआ था, वो लंदन में हुआ था। क्लियर है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा मॉडरेट्स का काम करने का तरीका और उनके डिमांड्स क्या क्या थे। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमारे जो मॉडरेट्स हैं, वो मॉडरेट्स का कंट्रीब्यूशन क्या है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट में, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम पढ़ेंगे, पता है कैसे, 4 भाग में इसको हम करेंगे। देखिए ये चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ, बुक्स में लाइन बाय लाइन लिखा है, समझ में नहीं आएगा या आएगा भी तो टाइम लग जाएगा। मैंने सारी चीज़ों को पढ़ के एक अपना सेपरेट कंसाइज नोट्स बनाया है। देखिए अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें अर्ली नेशनलिस्ट की, जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, गांधी जी का कंट्रीब्यूशन क्या था, नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या था। वैसे ही मॉडरेट्स का क्या कंट्रीब्यूशन था 1885 से 1905 तक, इनका जो दौर था 20 साल का, लीडर्स थे मॉडरेट्स, उनका रोल क्या था। तो उनका रोल देखने के लिए आपको उनके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को जानना होगा, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव को जानना होगा, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को जानना होगा और सिविल राइट्स, यानी कि इन 4 पार्ट्स में हम देखेंगे कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या था हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, तो देखिए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो मॉडरेट्स का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने ड्रेन थ्योरी, यानी कि इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी है ना, हमारे रिसोर्स को अंग्रेज कैसे लूट कर अपने इंग्लैंड ले जा रहे हैं, इसको एक्सपोज किया, लोगों के सामने लाया। तो ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी ने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बताया ना, उससे लोग बहुत जागरूक हुए। ठीक है, और इनका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो इन्होंने लैंड रेवेन्यू में रिडक्शन का बहुत डिमांड किया, साल्ट टैक्स हटाने की बात की, एबोलिशन ऑफ साल्ट टैक्स, इनकरेज किया मॉडर्न इंडस्ट्री को, और इन्होंने बोला कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर में आप रिडक्शन करो, क्योंकि हैवी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अंग्रेज, वेपन्स हो गया, आर्टिलरी हो गया, सारे आर्म्स एंड एमिशन हो गया। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन था मॉडरेट्स का, अर्ली मॉडरेट्स का। अगर हम बात करें अब मॉडरेट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रीब्यूशन क्या था इनका, तो देखिए इनका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था सेल्फ गवर्नमेंट का। ठीक है ना, सेल्फ गवर्नमेंट का।
और इनकी डिमांड क्या था? डिमांड इनका ये था कि जो हमारा काउंसिल था ना, जिन्होंने अंग्रेज़ों ने बनाया था, उस काउंसिल का एक्सपेंशन हो, उसमें रिफॉर्म्स लाया जाए, रिफॉर्म्स किया जाए, रिफॉर्म ऑफ काउंसिल, उसमें इंडियंस को लाया जाए, ठीक है ना, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए। और फिर बोला गया कि पावर टू वोट एंड अमेंड द बजट, हमें ना सिर्फ वोट करने का अधिकार हो बजट में, बल्कि बजट को अमेंड करने का भी अधिकार दिया जाए, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि इन्होंने ही, मॉडरेट्स ने ही ये स्लोगन दिया था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस दौर में दिया गया था ये स्टेटमेंट और किन किन नेशनलिस्ट के द्वारा या किस फेज में मॉडरेट्स दिया था, एक्सट्रीमिस्ट किसने दिया था? तो ये दिया था अर्ली नेशनलिस्ट यानी कि मॉडरेट्स ने दिया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? अब देखिए, अब इसमें हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में क्या कंट्रीब्यूशन था मॉडरेट्स का, ठीक है। इसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक नोट्स बनाया है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में इन्होंने बोला कि जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज है ना, उसका इंडियनाइजेशन होना चाहिए, यानी कि जितने सिविल सर्वेंट्स थे उस समय अंग्रेज, उनको काफ़ी ज़्यादा सैलरी, इमोल्यूमेंट्स, बेनिफिट्स मिलता था, और हमारे इंडियन ब्यूरोक्रेट्स को एक तो वो एंट्री ही बहुत मुश्किल थी, और अगर होती भी थी तो बहुत पार्शलिटी था। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन लोगों को सर्विसेज में लाने का इनका एक रिफॉर्म मूवमेंट था। फिर था, इन्होंने बोला कि सेपरेट कीजिए जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कीजिए, इनका ये कहना था। क्लियर है? फिर ये कहते थे कि क्रिटिसाइज किया इन्होंने फॉरेन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। कैसे? तो अंग्रेज उस समय बर्मा को अनेक्स कर रहे थे, अफगानिस्तान पर अटैक कर रहे थे, नॉर्थ वेस्ट जो है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पाकिस्तान के साइड। तो उस समय वहाँ पे ट्राइबल्स बहुत रहते थे। ट्राइबल्स आप सुने होंगे, जो खैबर पख्तून हो गया या फिर और भी उस इलाके में हिल एरियाज़ में कुछ ट्राइबल्स रहते हैं, काफ़ी सप्रेशन उनका किया जाता था। तो इसलिए इन सब का अपोजिशन किया इन्होंने, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में इनका ये कंट्रीब्यूशन था। सिविल राइट्स में अगर हम बात करें तो सिविल राइट्स में इन्होंने क्या किया कि राइट टू स्पीच, थॉट एंड फ्री प्रेस के काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्पीच मतलब प्रोपगेट किया कि हमें ये मिलना चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे लोगों में ये बैठता गया कि हाँ भैया ये तो मिलना चाहिए। तो ये इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था मॉडरेट्स का। फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रीली, यानी कि हम कहीं भी बेरोक टोक जा सकते हैं। ये चीज़ें हमारे इंटरनल चेतना कहते हैं, यानी कि इनर इंस्टिंक्ट में हमें ये डाला, मतलब ये धीरे धीरे माइंड में बैठाते गए कि भैया ये हमारा हक है। तो ये सब कंट्रीब्यूशन है मॉडरेट्स का, ठीक है। अब जब ये इनका कंट्रीब्यूशन है तो एक क्वेश्चन आता है, क्या आम लोग इनसे जुड़ पाते थे, है ना। ये तो क्वेश्चन आएगा कि रोल ऑफ मासेस क्या था, पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या था। तो देखिए, पब्लिक का रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा नहीं था, नैरो सोशल बेस था। क्यों था? इसलिए कि उस समय कांग्रेस तो बन चुका था, लेकिन उसमें भी कई खेमे थे, कई उसमें ग्रुप्स थे जो कोई कास्टिज्म करते थे, कुछ बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास, डिप्रेस्ड क्लास, अलग अलग तरह के लोगों, उनसे छुआछूत, अनटचेबिलिटी ये था। तो उससे लोग जुड़ नहीं पाते थे, ठीक है ना। प्लस मासेस का एक पैसिव रोल था, एक्टिव रोल नहीं था, मतलब साइलेंटली बैकग्राउंड में करते थे वो, एक्टिवली ओपन जैसे है ना सपोर्ट खुले में आके उनसे करना वो नहीं था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉडरेट फेज में मेनली कॉन्स्टिट्यूशनली वो अपना एक्टिविटी करते थे लीडर्स, लेकिन मासेज उनसे जुड़े नहीं थे, अटैचमेंट नहीं था। हम देखेंगे 1917 में जब चंपारण से शुरू होगा ना आगे का सारा मूवमेंट, उस समय गांधी जी जो है ना मासेज को अपने साथ ले के चले, ये काफ़ी बड़ा रोल था। तो ये गांधी जी का काफ़ी बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने लोगों को जोड़ा, क्योंकि गांधी जी के पहले लोग जुड़ते नहीं थे मूवमेंट में, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये सारा तो हो गया, तो फिर गवर्नमेंट का इसमें रिस्पॉन्स क्या था। जैसे देखिए यहाँ पे है ना, अगर हम बात करेंगे एवोल्यूशन तो है ही यहाँ पे, फिर है एटीट्यूड क्या था गवर्नमेंट का। अब देखिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का रोल ये था कि उन्होंने देखा कि अब कांग्रेस थोड़ा आगे बढ़ रहा है, एक पॉलिटिकली यूनाइट हो रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहा है, अवेयर कर रहा है, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी मतलब चलाया कांग्रेस में ही इंटरनली कुछ लीडर्स को तोड़ा, और उनको तोड़ने के बाद कुछ को बोला कि आप इंटरनली हम आपको ये सुविधा देंगे, आप बगावत करो, तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाया। फिर उसके बाद कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाई बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। जैसे एक्सट्रीमिस्ट थे ना उस समय पनप रहे थे, जो एग्रेसिव विचारधारा के थे, मतलब अटैकिंग विचारधारा के थे, उनको और मॉडरेट्स के बीच में लड़ाई लड़वाना, ये शुरू किया। फिर उन्होंने क्या किया
कि इनकरेज किया रिएक्शनरी एलिमेंट्स, जैसे कि सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह, ये सब थे, इनको तैयार किया अगेंस्ट द कांग्रेस कि आप कांग्रेस के आइडियोलॉजी का विरोध करो, कांग्रेस के अपोजिशन में अपनी पार्टी बनाओ। तो इन्होंने, सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन को बनाया। याद रखिएगा कि कांग्रेस के अपोजिट में कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कांग्रेस के आइडियोलॉजी के अपोजिट थी, वो थी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने अभी देखा कि 1885 से अब हम आगे बढ़े और कहाँ तक पहुँचे हैं, 1905 के पहले तक। ये फेज हमारा कवर हुआ, मॉडरेट्स फेज, कि मॉडरेट्स का रोल क्या था, कैसे आईएनसी फॉर्म हुआ, उनके कंट्रीब्यूशंस क्या क्या थे, और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरीज वगैरह। ठीक है, अब एक पार्ट इसी में बचा हुआ है 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में इस पर बनाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है। 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो अभी तक हमारा 1885 तक, ये 1885 से 1905 तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अगली वीडियो इंडियन काउंसिल एक्ट पे आएगा, छोटा सा वीडियो ही रहेगा लेकिन डिटेल में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 से 1915 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और रिवाइज कीजिए। और अगर नोट्स चाहिए तो मैं अभी ऐसे कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ऐसे। तब तक के लिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।